बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने सवालात किए हैं कि मैम एलएचवी पार्ट 2 का सोल्ड पेपर एलएचवी पार्ट 2 की डिटेल जो है हमारे साथ शेयर की जाए। तो मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए ये बुक मंगवा ली है, एलएचवी पार्ट 2 सोल्ड पेपर फॉर नर्सिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर किए जाएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल के ऊपर आपको एलएचवी से रिलेटेड तमाम डिटेल, एलएचवी पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिकल, ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल आपको इस चैनल पर मिलेगी इंशाल्लाह। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में सबसे पहले तो हमारा जो होता है ना, सब्जेक्टिव आता है 60 मार्क्स का, यानी एमसीक्यूज़ हमारे 60 नंबर के होंगे और 40 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है जो हमारा थ्योरेटिकली है, जो हमने लिखना है, जिसमें सवाल जवाब होते हैं। ठीक है, टोटल हमारा 100 नंबर का जो है वो हमारा पेपर होगा। ठीक है, और टोटल पेपर कितने होंगे, इसमें हमारे 4 पेपर आएंगे कम्युनिटी हेल्थ से। ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हैं। पहला पेपर जो है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का है, दूसरा ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और 5वां पेपर जो हमारा इंग्लिश का है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सवालात बताए जाएंगे, पेपर बताया जाएगा। 3 सवाल स्टूडेंट लॉन्ग होते हैं जो कि 5-5 नंबरों के हैं। ठीक है, एक सवाल 5-5 नंबर यानी 10 नंबर का एक सवाल, दूसरा सवाल 10 नंबर का, तीसरा सवाल 10 नंबर का और चौथा सवाल भी 10 नंबर का है। लेकिन स्टूडेंट जो 3 सवाल है ना 5-5 नंबरों में कन्वर्ट है, यानी ए बी पार्ट में कन्वर्ट है। 5 नंबर का ए पार्ट है और 5 नंबर का बी पार्ट है। इस तरह 3 सवाल हैं और जो चौथा सवाल है उसमें हमने 5 डेफिनेशंस करनी है। 5 डेफिनेशन करेंगे तो एक डेफिनेशन के 2 नंबर हैं, 5 डेफिनेशन के कितने नंबर हुए, 10 नंबर हुए। तो इस तरह हमारे 40 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। कोई भी हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता जो हम ऑप्शन पे छोड़ दें, हमने सारा का सारा पेपर करना होता है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर फीमेल के ऊपर ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया गया है क्योंकि फ़ीमेल जो है वो कॉन्शियस होती हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, और मेल जो है वो 100 में से कोई एक मेल होगा जो कि वैसेक्टोमी करवाता है, जो परमानेंट मेथड फैमिली प्लानिंग के लिए करवाता है। लेकिन हमारे माशरे में जो है ना मेल को दूर ही रखा जाता है, ये पता नहीं क्या वजह है। तो फैमिली प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट सवाल आया हुआ है, इसका बी पार्ट क्या है, राइट डाउन द हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी में जो हाई रिस्क फैक्टर है ना उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये ए और बी पार्ट इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगी इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके उस साथ जो है ना अपना सारा नॉलेज शेयर किया जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है ना इसको रट्टा मार लें, इंग्लिश को आप याद करें। जब आपको समझ ही नहीं आएगी फैमिली प्लानिंग कहते किसको हैं, तो आप कभी भी जो है आपको ये सवाल नहीं याद होगा, पेपर में भी आप भूल जाएंगे जितनी दफ़ा मर्ज़ी याद करेंगे। हमने जो है ना कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके मेथड्स हम देखेंगे। ठीक है, तसल्ली के साथ सवाल को हमने सबसे पहले समझना है, फिर उसका आंसर करना है। फैमिली प्लानिंग कहते हैं स्टूडेंट, फैमिली प्लानिंग इज़ अ प्रैक्टिस टू कंट्रोलिंग द साइज ऑफ देयर फैमिली। कंट्रोल करना अपने फैमिली के साइज़ को या मेंटेन रखना, दोनों चीज़ें एक ही है। आप लिख सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग इज़ अ प्रैक्टिस टू मेंटेन द साइज ऑफ देयर फैमिली एंड स्पेसिंग बिटवीन देयर बर्थ। बच्चों के दरमियान जो बर्थ की स्पेस है उसको मेंटेन रखना, उसको कंट्रोल करना फैमिली प्लानिंग कहलाता है। ओके हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से मेथड है जिससे हम फैमिली प्लानिंग को मेंटेन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्पफुल होंगी कि हमारी फैमिली प्लानिंग में काम आ सके। जाहिर सी बात है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो मदर जो है ना वो बहुत बेबी नहीं अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। माँ अगर बच्चा नहीं लेना चाहती, फैमिली प्लानिंग उसने नहीं की तो उसका नुकसान है। तो हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। पहला मेथड स्टूडेंट है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में स्टूडेंट आ जाती हैं पिल्स, गोलियाँ। ठीक है, रोज़ाना जो है ना 24 घंटों बाद औरत को एक टैबलेट खानी पड़ती है। दूसरा आ जाती है पैचेस, जिस्म के ऊपर पैच लगाते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो है ना हार्मोन्स इंजेक्ट होते हैं, और ये एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, इसके अलावा वजाइनल रिंग, वजाइना में एक रिंग लगा सकते हैं जिससे जो है वो बैरियर मेथड हो जाता है,
ठीक है। दूसरा जो तरीका वो ये है फैमिली प्लानिंग है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि बहुत ज़्यादा औरतें करवाती हैं। आईयूडी, ठीक है, टी शेप की डिवाइस होती है जिसको हम कॉपर डी बोलते हैं, यूट्रस के अंदर हम रखवाते हैं, जिससे जो है स्पर्म किल हो जाता है, एग तक पहुँच ही नहीं पाता, फ्लोपियन ट्यूब पे तक पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। तीसरा जो मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में स्टूडेंट कॉन्डम मेल यूज़ कर सकता है, डायाफ्राम वो भी यही चीज़ है। फिर है सर्वाइकल कैप, सर्विक्स के ऊपर कैप रखी जाती है जिससे जो है स्पर्म जो है वो आगे यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में आगे मूव नहीं कर पाता। ओके, चौथा मेथड है नेचुरल फैमिली प्लानिंग। नेचुरल फैमिली प्लानिंग जो है ना इसमें आ जाता है कि फ़ीमेल को अपनी जो है ना वो पीरियोडिक साइकिल का पता हो, यानी उसको पीरियड कब आने हैं, फर्टिलिटी डेज़ का पता हो, इनफर्टिलिटी डेज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है 12 से 14 दिन जो है ना 16 दिन तक ये फर्टाइल डेज़ होते हैं, 20 डेज़, यानी इसमें एग मैच्योर होता है। इस के दौरान अगर मेल मिलता है ना तो फ़ौरन से प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। स्टार्ट में और लास्ट में एग रैप्चर होते हैं। स्टार्ट में जो है वो मैच्योर नहीं होते, ठीक है। मेंसेस के स्टार्ट में जो है ना मेंसेस से फ्री हो गया, उसके बाद जो है फ़ौरन से एग जो है मैच्योर नहीं होते। 12वें से लेके 14वें 16वें सारे 18 ये डेज़ जो है ना फर्टाइल डेज़ हैं, तो ये औरत को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो 5वां मेथड है वो परमानेंट फैमिली प्लानिंग परमानेंट मेथड है, जिसमें हम जो है ना वो ट्यूबलाइगेशन और हिस्टेक्टमी करते हैं। ट्यूबलाइगेशन स्टूडेंट क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को जो है ना वो बाइंड कर दिया जाता है, या तो कट लगा देते हैं या उसको जो है ना धागे से बांध देते हैं, ठीक है, बाइंड कर देते हैं। और दूसरा है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी में क्या होता है, जो यूट्रस है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो है ना 2 तरीके हैं जो कि परमानेंट है, इसके बाद आप बच्चा नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा पार्ट हम करते हैं स्टूडेंट हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ए पार्ट हमने कर लिया, 5 नंबर का सवाल। इसी तरह आपने करना है डेफिनेशन, उसके बाद हेडिंग देनी है, आपने 5 हेडिंग्स लिखनी है। हार्मोनल है, आईयूडी है, इसके अलावा बैरियर मेथड है, चौथा नेचुरल फैमिली प्लानिंग और 5वां जो है वो है परमानेंट मेथड। ओके हो गया। दूसरा सवाल बी पार्ट करते हैं हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी। हाई रिस्क में आपने जो है ना 10 पॉइंट लिखने हैं। 10 पॉइंट कैसे याद करने हैं मैं आपको बताती हूँ। हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी को सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी में वो चीज़ें आने जो कि उसकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, ठीक है, हाई रिस्क फैक्टर पैदा कर सकती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ वह है एडवांस मैटरनल एज। औरत की एज अगर 35 साल से 37 साल से ज़्यादा है तो वो जो उसकी एज की वजह से ना वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क फैक्टर में जा सकती है, ठीक है। इस वजह से जा सकती है कि उसको प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, या उसको जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ सकती है बच्चे के अंदर, तो ये हाई रिस्क फैक्टर है। दूसरी जो है वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन का मतलब है कि प्रेगनेंसी से पहले ही उसको कोई डिसऑर्डर हो, उसको अगर प्रेगनेंसी से पहले शुगर है, उसको हाइपरटेंशन है, कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, प्री एग्जिस्टिंग जो मेडिकल कंडीशन है, तो ये हाई रिस्क फैक्टर आएगा, ठीक है। ये रिस्क भी बहुत जो है वो हाई है। तीसरी जो वजह है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी। बच्चे पे बच्चा पैदा कर रहे हैं, ठीक है, इससे माँ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चे भी कोई ग्रोथ पे भी अफेक्ट पड़ा है, बच्चा सही से जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है ना उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं वो है प्री क्लैम्शिया, बच्चे का वेट जो है वो सही से नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर, प्री टर्म बर्थ, ये जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो हाई रिस्क फैक्टर है ना हो सकते हैं। प्री टर्म बर्थ का मतलब है कि बच्चे की पैदाइश जो है ना वक़्त से पहले हो गई, यानी जब उसने पैदा होना था उससे पहले ही वो पैदा हो गया, ठीक है। चौथी जो चीज़ है वो है सब्सटेंस यूज़, मतलब किसी भी किस्म का सब्सटेंस, स्मोकिंग या कोई अल्कोहल की कंजप्शन कर रही है, उस वजह से भी जो है वो हाई रिस्क फैक्टर में जा सकती है, ठीक है। पांचवी जो चीज़ है वो है प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। पहला बच्चा हुआ है या उससे पहला बच्चा प्रीवियस कोई बच्चा है, उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आई हैं तो मे बी के नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो ही कॉम्प्लिकेशंस रिपीट हों, ठीक है। तो ये भी जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, इसमें प्री मेच्योर बेबी की डिलीवरी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है बेबी, जो कि बहुत ही हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं, ठीक है। छठवीं चीज़ है जो है वो है मैटरनल ओबेसिटी, मोटापा। औरत को मोटापा है, उसको प्री क्लैम्शिया, उसका सिजेरियन डिलीवरी यानी ऑपरेशन से डिलीवरी होने के चांसेस है,
प्री मेच्योर बर्थ होने की चांसेस हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये सारे हाई रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। सातवीं जो हाई रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी में है वो ये है शॉर्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी, उसके दरमियान वक्फा कम है, यानी 1 साल का वक्फा भी ना हो तो वो शॉर्ट इंटरवल हो सकता है। इससे क्या होगा कि माँ अच्छे से अभी रिकवर नहीं हुई। देखें, माँ ने डिलीवरी की है, बच्चे की पैदाइश हुई है, उसके बाद साल बाद बच्चा आने वाला हो गया, तो पहले बच्चे की भी सही तरीके से केयर नहीं, उसकी भी नशोनुमा अच्छे से नहीं हुई और माँ अच्छे से अभी रिकवर भी नहीं हुई, तो दूसरा बेबी आने वाला हो गया। तो शॉर्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी हाई रिस्क फैक्टर में आता है। इससे लो बर्थ वेट बेबी पैदा होगा, प्रीटर्म बर्थ होगी, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है यूट्राइन फेब्रॉइड। 8वां पॉइंट जो है वो यूट्राइन फेब्रॉइड। यूट्रस के अंदर किसी भी किस्म का फेब्रॉइड है तो उसको मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। 9वां पॉइंट, 9वीं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी फैक्टर्स है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा का जो सर्विक्स के ऊपर आ जाना, ठीक है। ये वजाइना है, उसके ऊपर सर्विक्स है और आगे यूट्रस है, ठीक है। प्लेसेंटा सर्विक्स के ऊपर आ गया है तो क्या होगा, ये हाई रिस्क फैक्टर है। इससे भी जो है जो प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स के ऊपर है, तो इसमें लेबर में बहुत ज़्यादा, डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। इसके बाद आ जाता है 10वां पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है RH इनकॉम्पेबिलिटी। RH इनकॉम्पेबिलिटी में का मतलब है कि अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो बच्चा जो है ना वो RH कॉम्पैटिबिलिटी का शिकार होगा, ठीक है, जो कि एक सीरियस फीटल एनीमिया का डिज़ॉर्डर होगा। बच्चा जो है उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है, 10 पॉइंट आपने सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है और आगे जो है ना आपने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह आपको इससे 5 नंबर जो है ना मिल जाएंगे, ठीक है। पहली जो है ना एज फैक्टर है, दूसरी स्टूडेंट प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल कंडीशन। तीसरी जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, सब्सटेंस यूज़, प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल ओबेसिटी, शॉर्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, यूट्राइन फेब्रॉइड, इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया और RH इनकॉम्पेबिलिटी। होपफुली कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट शेयर करूँगी, A और B, ठीक है। और ये बहुत ही अमेजिंग 2 सवाल हैं जो कि हम कल करेंगे इंशाल्लाह।